नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से द्विवेदी युग के बाद अब छायावाद युग को। तो छायावाद युग के अंतर्गत हम छायावाद युग को तो पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ हम छायावादोत्तर काल को भी पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि छायावाद के बारे में यह कथन बड़ा प्रसिद्ध है कि छायावाद जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इसमें रहस्यात्मकता की भावना समाहित है। बहुत सारे कवि हुए, रचनाकार हुए जिन्होंने इसी रहस्य की भावना को लेकर के छायावाद में अपनी रचनाएं की है। तो उन सभी रचनाकारों को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत छायावादोत्तर काव्य में हम प्रगति, प्रयोग आदि सभी वादों को पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से कवि शामिल हैं इसमें, जिन्होंने प्रगतिवादी कविताएं लिखी, प्रयोगवादी कविताएं लिखी और भी बहुत कुछ हम कक्षा के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। तो प्रकरण 4 के अंतर्गत जो काव्यखंड आता है छायावाद और छायावादोत्तर का, उसका जो समय है वो संवत 1975 से शुक्ल जी ने बताया है। और नई धारा इसको तृतीय उत्थान नाम दिया है, जिसमें वर्तमान काव्य धाराएं जो शामिल थी उनको शुक्ल जी ने बताया। नई धारा तृतीय उत्थान के अंतर्गत छायावाद और छायावादोत्तर काव्य को इन्होंने रखा है। ठीक है, बात की जाए खड़ी बोली की तो शुक्ल जी कहते हैं कि जैसा पहले कह चुके हैं कि हिंदी में खड़ी बोली के पद्य प्रवाह, पद्य ध्यान रखिएगा, पद्य प्रवाह यानी कि कविताओं की जो प्रवाह है उसके लिए 3 रास्ते खोले गए थे। एक तो था उर्दू या फारसी की बहरों का, संस्कृत के वृत्तों का और हिंदी के छंदों का। तो इस प्रकार पद्य के लिए 3 रास्ते खोले गए थे। इनमें से प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नैराश्य या आलस्य समझता हूँ, यानी कि उर्दू या फारसी के बहरों का जो यहाँ पे रास्ता खोला गया था उसको शुक्ल जी मानते हैं कि प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नैराश्य या आलस्य समझता हूँ, बहुत उपयुक्त इसको नहीं मानते थे। संस्कृत के वृत्तों का और हिंदी के छंदों का ये उपयुक्त मानते थे। वही कहते हैं कि बात की जाए संस्कृत की तो संस्कृत पदावली का अधिक आश्रय लेने से खड़ी बोली के मंजने की संभावना दूर ही रहेगी। जाहिर सी बात है कि खड़ी बोली में यदि संस्कृत की पदावलियाँ यदि ज़्यादा से ज़्यादा मिश्रित की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग किया जाए तो खड़ी बोली के और भी अधिक मंजने की जो संभावना है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भर दिया जाएगा संस्कृत के पद्यों से तो वो खड़ी बोली के लिए उपयुक्त नहीं होगा। यद्यपि कहते हैं शुक्ल जी की हिंदी के सब तरह के प्रचलित छंदों में खड़ी बोली की स्वाभाविक वाग्धारा का अच्छी तरह खपने के योग्य हो जाना ही उसका मंजना कहा जाएगा। हिंदी के प्रचलित छंदों में दंडक और सवैया भी है। सवैया यद्यपि वर्णवृत्त है पर लय के अनुसार लघु गुरु का बंधन उसमें बहुत कुछ उसी प्रकार शिथिल हो जाता है जिस प्रकार उर्दू के छंदों में। तो इस प्रकार सवैया को इन्होंने यद्यपि वर्णवृत्त कहा है शुक्ल जी ने। वही कहते हैं कि छंदों की बात करें तो नए नए छंदों के व्यवहार और तुक को के जो बंधन थे उस पर ज़्यादा काम किया गया है। जैसे कि नए नए छंदों के व्यवहार और तुक के बंधन के त्याग की सलाह द्विवेदी जी ने बहुत पहले ही दे दी थी कि जो ये नए नए छंद है इसका व्यवहार और तुक के बंधन का क्या किया जाए, त्याग किया जाए। इसके बारे में द्विवेदी जी ने हमें द्विवेदी युग में ही बताया था। उन्होंने कहा था कि तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक, अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों के विचार स्वातंत्र में बाधा आती है। यदि कवि जो है वो तुक पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी जो विचार की स्वतंत्रता है वो उसमें ही बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हमें शब्दों की कविता, तुक, इन पर ज़्यादा, अनुप्रास पर, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि कविता के प्राण यानी कि विचार पर और विचारों की स्वतंत्र विचारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से यही द्विवेदी युग ने अपने काल में कवियों को कहा था कि स्वतंत्र विचारधारा, स्वतंत्र कल्पना, ठीक है, स्वतंत्र यथार्थ से कविता लिखी जानी चाहिए। उसको तुले हुए शब्दों में, तुक में बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बंध जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इस पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। विशेष ध्यान देना चाहिए विचारों की स्वतंत्रता पर।
उस समय पद्य व्यवस्था के लिए जो काव्य रचना थी उसमें बहुत सारे कवियों ने मुक्तक का व्यवहार भी प्रारंभ किया था। जैसे कहते हैं शुक्ल जी कि पद्य व्यवस्था से मुक्त काव्य रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के काव्य जो गीत काव्य थे उसका अनुकरण का परिणाम है और इसीलिए मुक्तक को अच्छी कविता उस समय नहीं मानी जाती थी। और यही कारण है कि देखिए निराला की जूही की कली जो कि मुक्तक की रचना थी, इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती में छापने से मना कर दिया था और उस जूही की कली जो रचना थी उसको लौटा दिया था। तो यहाँ पे इसी बारे में शुक्ल जी भी उद्धृत करते हैं कि निराला जी का तो इसकी ओर प्रधान लक्ष्य रहा है, ठीक है, मतलब मुक्तक कविताओं की ओर। हमारा इस संबंध में यही कहना है, यानी कि शुक्ल जी का यही कहना है कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अवलंबित नहीं होता। यानी शुक्ल जी ऐसा मानते हैं कि केवल नाद या सौंदर्य पर केवल अवलंबित नहीं होता है काव्य, ठीक है, उसकी मूल चेतना, उसका विचार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी बात को शुक्ल जी ने उद्धृत किया है निराला की मुक्तक की रचनाओं को। और उस समय कुछ कुछ मुक्तक का जो कि पाश्चात्य का अनुकरण थी, पाश्चात्य जो कविताएं थी उनका अनुकरण थी, पाश्चात्य ढंग की कविताओं का, तो उसी आधार पर निराला जी ने भी मुक्तक की रचना जो की थी उस पर यहाँ शुक्ल जी ने बताया है कि उनका ये मत है कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अवलंबित नहीं होना चाहिए, केवल सौंदर्य पर इस पर अवलंबित नहीं होना चाहिए। शुक्ल जी लिखते हैं कि यहाँ पे नई पीढ़ी के कवियों में हमें स्वदेश गौरव और स्वदेश प्रेम की जो भावना प्रथम उत्थान में जगाई गई थी उसका अधिक प्रसार द्वितीय उत्थान में हुआ और भारत भारती ऐसी पुस्तक लिखी गई। आपको पता ही है भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो कहते हैं शुक्ल जी की स्वदेश गौरव और स्वदेश प्रेम की कविताएं विशेष रूप से लिखी जाने लगी, ठीक है, जिसका अधिक प्रसार हुआ था द्विवेदी युग में। प्रथम उत्थान यानी कि भारतीय हिंदू युग में जागृत किया गया था, लोगों को जगाया गया था, परंतु द्वितीय उत्थान में भारत भारती जैसी पुस्तक निकली और स्वदेश गौरव स्वदेश प्रेम की भावना अधिक हमें दिखाई देती है। वे कहते कि इस बात पर द्विवेदी जी बराबर जोर देते रहे हैं और कहते रहे हैं कि कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी आघात होता है, ठीक है, यानी कि कविता यदि बिगड़ जाए, उसकी सीमा यदि परिमित हो जाए, यानी कि किसी परिमित ढांचे में डालकर कविताओं की रचना की जाए तो साहित्य पर एक प्रकार का आघात पहुंचता है। अब बात की जाए यदि यहाँ पे छायावाद के कवियों की जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से साहित्य जगत को भर दिया, तो इसमें बहुत सारे विषय वस्तुओं पर लिखा गया है, जैसे कि शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त यहाँ पर किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, अछूत आंदोलन इत्यादि कई आंदोलन एक विराट परिवर्तनवाद के नाना व्यवहारिक अंगों के रूप में चले, जिनमें विशेष रूप से नाम आता है रामधारी सिंह दिनकर का, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कई ऐसे कवियों की वाणी के द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो आंदोलन थे उनकी कविताओं के माध्यम से मुखर हुए और आगे चलकर के इन सभी रचनाकारों को हम इसमें पढ़ेंगे। शुक्ल जी लिखते हैं कि बहुत सारी रचनाओं का इस युग में कविताओं का अनुवाद किया गया, जैसे कि श्री पारसनाथ सिंह के किए हुए बंगला कविताओं के हिंदी अनुवाद सरस्वती पत्रिकाओं में छपे। वहीं हम देख सकते हैं कि ग्रे, वर्ड्सवर्थ आदि अंग्रेजी कवियों की रचनाओं के भी अनुवाद निकले। अतः खड़ी बोली की कविता जिस रूप में चल रही थी उससे संतुष्ट न रहकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने से कुछ पहले ही कई कवि खड़ी बोली काव्य को कल्पना का नया रूप रंग देने और उसे अधिक अंतर्भाव व्यंजक बनाने में लग गए थे, प्रवृत्त हो गए थे, जिनमें प्रधान थे सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त जी, मुकुटधर पांडे और बद्रीनाथ भट्ट जी। कुछ अंग्रेजी ढर्रा लिए हुए जिस प्रकार की फुटकर कविताएं और प्रगीत मुक्तक, जिसको हम लिरिक्स भी कहते हैं, प्रगीत मुक्तक को बंगला में निकल रहे थे, उनके प्रभाव से कुछ विशृंखल वस्तु विन्यास और अनूठे शीर्षक के साथ चित्रमयी, कोमल और व्यंजक भाषा में इनके ढंग की रचनाएं भी संवत 1970 से 71 से ही निकलने लगी थी, जिनमें से कुछ के भीतर रहस्य भावना भी रहती थी। तो इस प्रकार बहुत सारे कवियों ने द्विवेदी युग से ही खड़ी बोली के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अनुवाद के बहुत सारी रचनाएं जो कि पाश्चात्य कवियों की रचनाकारों की थी उनका अनुवाद किया जा रहा था
और इसका खड़ी बोली का एक तरह से विकास के लिए बहुत सारे कवि भी इस पे काम कर रहे थे। तो अब हम यहाँ पे चलेंगे, इन सभी कवियों को हम विस्तार से पढ़ेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी रचनाएं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो जिनमें सबसे प्रमुख जो नाम आता है वो नाम है मैथिली शरण गुप्त का। तो गुप्त जी नक्षत्र निपात सन 1914, अनुरोध सन 1915, पुष्पांजलि सन 1917, स्वयं आगत 1918 इत्यादि कविताएं बहुत ध्यान देने योग्य है। ध्यान रखिएगा, नक्षत्र निपात, अनुरोध, पुष्पांजलि, स्वयं आगत, ये सभी कविताएं हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। पुष्पांजलि और स्वयं आगत की कुछ पंक्तियां यहाँ पे दी भी गई हैं, जैसे कि पूछी जाती है कि किसकी पंक्तियां हैं, तो ध्यान रखना है। जैसे मेरे आंगन का एक फूल सौभाग्य भाव से मिला हुआ, श्वासोच्छ्वासन से हिला हुआ, संसार विटप से खिला हुआ, झड़ पड़ा अचानक झूल झूल। ठीक है, तो इस प्रकार ये पंक्तियां हैं। वहीं दूसरी पंक्ति हम देखेंगे, तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊं मैं, सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर जाऊं मैं। तो इस प्रकार गुप्त जी की रचनाएं हमें देखने को मिलती है। वहीं गुप्त जी की कुछ और बहुत सी गीतात्मक रचनाओं के उदाहरण भी हम देखेंगे, जैसे निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह, चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। कई बार ये पंक्तियां परीक्षाओं में हमें देखने को मिलती है और है किसकी, मैथिली शरण गुप्त जी की। अगला है, प्यारे तेरे कहने से जो यहाँ अचानक मैं आया, दीप्ति बढ़ी दीपों की सहसा, मैंने भी ली सांस, कहा सो जाने के लिए जगत का यह प्रकाश है, जाग रहा, किंतु उसी बुझते प्रकाश में डूब उठा मैं और बहा, निरुद्देश्य नख रेखाओं में देखी तेरी मूर्ति आहा। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी पंक्तियां जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला देखेंगे मुकुटधर पांडे जी। तो मुकुटधर पांडे की बात करें तो गुप्त जी तो जैसा पहले कहा जा चुका है किसी विशेष पद्धति या वाद में न बंद करके कई पद्धतियों पर अब तक चले आ रहे थे, पर मुकुटधर जी बराबर नूतन पद्धति ही पर चल रहे थे। तो मुकुटधर पांडे क्या थे, हमेशा नूतन पद्धति पर चल रहे थे। उनकी इस ढंग की प्रारंभिक जो रचनाएं हैं उनमें आंसू, उद्गार इत्यादि हमें ध्यान देने योग्य है। ठीक है, मुकुटधर पांडे की दो रचनाओं को याद रखिएगा, आंसू और उद्गार। ठीक है, हम आगे चलेंगे। आगे देखिए, मुकुटधर पांडे की पंक्तियों को कुछ हम एक बार बस देख लेंगे। जैसे हुआ प्रकाश तमो में मग में, मिला मुझे तू तत्क्षण जग में, दंपति के मधुमय विलास में, शिशु के सपनोत्पन्न हास में, वन्य कुसुम के शुचि सुवान से सुवास में था तव क्रीड़ा स्थान, वही मेरे जीवन की लघु तरणी आँखों के पानी में तर जा, मेरे उर का छिपा खजाना अहंकार का भाव पुराना, बना आज तू मुझे दीवाना, तप्त श्वेत बूंदों में ढर जा। वही इनकी अगली पंक्तियों को देखेंगे तो पाएंगे कि जब संध्या को हट जावेगी भीड़ महान, तब जाकर मैं तुम्हें सुनाऊंगा निजगान, शून्य कक्ष के अथवा कोने में ही एक बैठ तुम्हारा करूँ वहाँ नीरव अभिषेक। ठीक है, तो ये सभी जो पंक्तियां हैं वो मुकुटधर पांडे जी की हैं। अगले जो कवि हैं वो हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट जी। भट्ट जी भी सन 1913 के पहले से ही भाव व्यंजक और अनूठे गीत रचते आ रहे थे। इनकी दो पंक्तियां हम देख सकते हैं, जैसे दे रहा दीपक जलकर फूल, रोपी उज्जवल प्रभा पता का अंधकार ही हूल। ठीक है, तो इस प्रकार बद्रीनाथ भट्ट जी के बारे में शुक्ल जी ने बस इन्हीं पंक्तियों में लिखा है। आगे है श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। इनकी बात करें बख्शी जी की तो बख्शी जी भी इस ढंग के कुछ गीत सन 1915 से 16 के आसपास ये भी लिखते हैं। विशेषकर शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं कि हिंदी कविता की जो प्रवर्तक इन्हीं को विशेषता मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे जी को ही समझना चाहिए। ठीक है, तो पुन्नालाल बख्शी भी अपने बातों में इस बात को देखिए कोट कर रहे हैं कि यदि हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक अगर किसी को माना जाए तो विशेषता मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे जी को ही मानना चाहिए। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कौन कह रहे हैं? श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी।
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी यहाँ पे यह भी उद्धृत करते हैं कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था, उसका लक्ष्य जो था वो केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था, जो कि धीरे धीरे अपने स्वतंत्र ढर्रे पर आ रहा था। किसके द्वारा? श्री मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, श्री मुकुटधर पांडे के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे प्रकट हो रहा था। तो विशेष रूप से छायावाद की आकांक्षा का जो परिणाम था, उसका लक्ष्य क्या था? केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास करना। वही कहते हैं कि गुप्त जी और मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा स्वच्छंद नूतन धारा चली थी, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत सारी कविताओं की धूम हुई, जो अधिकतर पाश्चात्य ढांचे का आध्यात्मिक रहस्यवाद को लेकर के लिखी जा रही थी। वही हम देखेंगे कि लिखते हैं कि छायावाद नाम पढ़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से जो कवि थे वो रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य, वस्तु विन्यास की विशृंखला, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चलने लगे थे। यानी कि उनका मूल जो उद्देश्य था, जो मूल साध्य था, ये मान रहे थे छायावाद के सभी लेखक कि वो है रहस्यात्मकता। यानी कि अगर हम छायावाद के कवियों की बात करें तो वो कवि स्वयं ये मान रहे थे कि उनकी रचनाओं में रहस्यात्मकता होनी चाहिए, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य हो, वस्तु विन्यास की विशृंखलता हो, चित्रमयी भाषा हो, मधुमयी कल्पना को ही वे साध्य मान रहे थे। कहते हैं कि शैली की इन विशेषताओं की दूरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि नहीं पड़ी। यानी कि इससे क्या अर्थ निकालना चाहते हैं, वो क्या अर्थ बताना चाहते हैं समाज को, इसके ऊपर ध्यान ना देकर के केवल रहस्य हो, कविताओं में अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य हो, वस्तु विन्यास की विशृंखला हो, चित्रमयी भाषा हो, केवल इस पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा था। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि छायावाद में इन्हीं सभी कारणों के कारण रहस्य की अनुभूति समाहित हो गई थी। और एक जो बात सामने आने लगी छायावाद के बारे में, वो हो गया था कला का उद्देश्य कला के लिए ही, यानी कला का उद्देश्य कला ही है। इतना उसमें रहस्य भर दिया गया, इतनी चित्रमयी भाषा भर दी गई, मतलब अपनी कला का उद्देश्य कला को ही मान लिया गया। तो कहते भी हैं यहाँ पे कि छायावाद की इस धारा के आने के साथ अनेक लेखक नवयुग के प्रतिनिधि बनकर यूरोप के साहित्य क्षेत्र में प्रवर्तित काव्य और कला संबंधी अनेक पुराने सिद्धांत सामने लाने लगे। कुछ दिन कलावाद की धूम रही और कहा जाता रहा कि कला का उद्देश्य कला ही है, इस जीवन के साथ काव्य का कोई संबंध नहीं, उसकी दुनिया ही और है। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार की बातें कही जाने लगी थी। वहीं इसी प्रकार क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को लेकर के बताया गया कि काव्य में वस्तु या वर्ण विषय कुछ नहीं होता, जो कुछ है वो अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन है। मतलब केवल अभिव्यंजित करना, केवल अभिव्यंजना ही काव्य का मूल उद्देश्य है ना, कला का उद्देश्य कला ही है। तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा था छायावाद में, और जो मूल जो विषय वस्तु थी, जो कि समस्याएं थी, जो आंतरिक परिस्थितियां थी, जो विचार थे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन कहते हैं कि शुक्ल जी कि इसके बाद जब जयशंकर प्रसाद जी आते हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी ने इस धारा को बहुत कुछ वस्तु व्यंजना से जोड़ा, यानी कि विषय वस्तु से, अर्थभूमि से जोड़ा। वो इस प्रकार की, देखिए, स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी अधिकतर तो विरह वेदना के नाना सजीले शब्द पद निकालते तथा लौकिक और अलौकिक प्रणय का मधुमय गान जो था, मधुगान ही करते रहे। पर इधर लहर में कुछ ऐतिहासिक वृत्त लेकर छायावाद की चित्रमय शैली को उन्होंने विस्तृत अर्थभूमि पर ले जाने का प्रयास किया। ठीक है, लहर में जो कि ऐतिहासिक वृत्त को लेकर के लिखा गया, लेकिन उसकी अर्थभूमि जो थी वो काफ़ी विस्तृत थी, और जगत के वर्तमान दुख द्वेषपूर्ण मानव जीवन का अनुभव करके इस जले जगत के वृंदावन बन जाने की आशा भी प्रवृत्त की तथा जीवन के प्रभात का भी जगाया। इसी प्रकार श्री सुमित्रानंद पंत ने गुंजन में सौंदर्य चयन के आगे बढ़कर जीवन के नित्य स्वरूप पर भी दृष्टि डाली। केवल सौंदर्य पर नहीं, जीवन के नित्य स्वरूप पर उन्होंने दृष्टि डाली और सुख दुख दोनों के साथ अपने हृदय का सामंजस्य किया और जीवन की गति में भी लय का अनुभव किया।
बहुत अच्छा होता यदि पंत जी उसी प्रकार जीवन की अनेक परिस्थितियों को नित्य रूप में लेकर अपनी सुंदर चित्रमयी प्रतिभा को अग्रसर करते, जिस प्रकार उन्होंने गुंजन और युगांत में किया। ध्यान रखिएगा, गुंजन युगांत ये सभी पंत जी की रचनाएं हैं। वहीं हमने जो पढ़ा लहर प्रसाद जी की रचना है। तो कहते हैं कि गुंजन और युगांत में बहुत सुंदर चित्रमय प्रतिभा का इन्होंने जो था वो प्रस्तुत किया रूप। युगवाणी में उनकी वाणी बहुत कुछ वर्तमान आंदोलनों की प्रतिध्वनि के रूप में परिणित होती दिखाई देती है। किसकी? पंत जी की युगवाणी में। वहीं बात की जाए निराला की, तो निराला की रचना का जो क्षेत्र तो था वो पहले ही कुछ विस्तृत रहा था। उन्होंने जिस प्रकार तुम और मैं में उस नाद वेग आकार सार का गान किया, जूही की कली और शेफालिका में उन्मत्त प्रणय चेष्टाओं के पुष्प चित्र खड़े किए, उसी प्रकार जागरण वाणी बजाई, इस जगत के बीच विधवा की मधुर और करुण मूर्ति खड़ी की और इधर आकर इलाहाबाद के पथ पर एक पत्थर तोड़ती दीन स्त्री के माथे पर के श्रम सीकर दिखाए। सारांश यह है कि अब शैली के व लक्ष्य द्वारा प्रतिक्रिया प्रदर्शन का वेग कम हो जाने से अर्थभूमि के रमणीय प्रसार के चिन्ह भी छायावादी कहे जाने वाले कवियों की रचनाओं में दिखाई पड़ते हैं। तो पहले ये ध्यान देना है कि निराला जी की जो रचनाएं हैं, जैसे जूही की कली, शेफालिका, जागरण वाणी और एक तोड़ती पत्थर, ठीक है, ये सभी निराला जी की रचनाएं हैं। और मूलतः सारांश रूप में यह कहा जा सकता है यहाँ पे कि छायावाद में अब क्या हो रहा था, जहाँ केवल रहस्यवादी भावना, केवल अभिव्यंजना की बात की जा रही थी, अब इन लेखकों ने वर्तमान जो परिस्थिति थी, वर्तमान जो समाज का यथार्थ था, उसको अपनी रचनाओं में शामिल किया। उस रहस्यात्मकता के साथ ही, उस गूढ़ कह सकते हैं कि अभिव्यंजना के साथ ही इन्होंने शामिल किया और अर्थभूमि को एक विस्तार दिया, जिसमें हमने प्रसाद, पंत, निराला जी इन सभी की रचनाओं को देखा। ठीक है, आगे अब यहाँ पे शुक्ल जी ने कुछ हमें ब्रजभाषा काव्य परंपरा की कुछ रचनाओं को बताया है, जिसको हम देख लेंगे। यहाँ हम अब ब्रजभाषा काव्य परंपरा की भी कुछ रचनाओं को देखेंगे, जो कि शुक्ल जी ने महत्वपूर्ण बताया है, जिसमें द्वितीय उत्थान के अंत में कहा जा चुका है कि ब्रजभाषा की काव्य परंपरा भी चल रही थी। चूँकि द्वितीय उत्थान जब हुआ था द्विवेदी युग का, उस समय तक ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली के उत्थान की जो शैली थी, उत्थान का जो कार्य था, वो एक साथ ही चल रहा था, लेकिन तब तक ब्रजभाषा चल रही थी। तो वही शुक्ल जी कहते हैं कि जैसा कि द्वितीय उत्थान के अंत में कहा जा चुका है कि ब्रजभाषा की काव्य परंपरा चल रही थी, तो हम देख सकते हैं कि रत्नाकर जी की उद्धव शतक ऐसी ही उत्कृष्ट रचनाएं हैं, जो कि रचनाएं ध्यान रखिएगा ये सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब कुछ हम विशेष रचनाओं को देखते चलेंगे, जैसे रत्नाकर जी की उद्धव शतक, श्री वियोगी हरि जी की वीर सतसई, और इसी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ है। अयोध्या के श्री रामनाथ ज्योतिषी को रामचंद्रोदय काव्य के लिए देव पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेवाड़ के केसरी सिंह बारहट का प्रताप चरित्र, ठीक है। वहीं हम देख सकते हैं कि प्रसिद्ध कलाविद राय कृष्णदास जी का ब्रजरज इसी तृतीय उत्थान के भीतर प्रकाशित हुआ था। इधर श्री उमाशंकर वाजपेयी जी का उमेश जी की ब्रज भारती भी निकली थी। वही हम देख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का जो है वो बुद्ध चरित्र, ये जो बुद्ध चरित्र रचना है, ठीक है, वो रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो हम ये भी देख सकते हैं, जो कि नागरिक विचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी रचनाएं, जैसे कि रत्नाकर जी की उद्धव शतक, वियोगी हरि जी की वीर सतसई, ठीक है, वहीं श्री रामनाथ ज्योतिषी जी का रामचंद्रोदय, और राय कृष्णदास जी का ब्रजरज, उमेश जी का उमाशंकर वाजपेयी उमेश जी की ब्रज भारती, वही रामचंद्र शुक्ल जी का बुद्ध चरित्र, जो कि उन्होंने स्वयं लिखा है। नागरिक विचारणी सभा के द्वारा ये बुद्ध चरित्र रचना प्रकाशित हुई है। तो ये सभी ब्रजभाषा काव्य परंपरा की रचनाएं थी और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। और आज की कक्षा में हमने जो कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि थी छायावाद और छायावाद उत्तर काल की, तो उसको हमने देखा है। अगली कक्षा में हम छायावाद के कुछ और महत्वपूर्ण कवियों को पढ़ेंगे, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे। तो इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझसे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।